सो वेलकम अगेन एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2023 का एनईपी वाला अपना पेपर डिस्कशन। क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि बता ही दिया, मतलब क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। जो मतलब डिटेल में इन द सेंस जो जरूरत है, जितना रिलेवेंट उतना करेंगे। अराउंड 1 घंटे के अराउंड ये वीडियो रहेगी, तो इसके साथ आपका 2023 फिर 2024 की भी वीडियो आ जाएगी। बहुत ही आई होप यूनिट वाइज वीडियोस देख के जरूर यहाँ पर आइएगा, उसको बिना देखे मत आइएगा। आप ये बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब वैसे है तो नेक्स्ट एग्जाम ही, मतलब कल, बट स्टिल मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं इसी को आज ही निपटा दूं। ये सारे को भी भाई सोच ही रखा था, तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, मतलब ठीक ठाक कर लेंगे, कोई थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया जाता है। बट हाँ ये है, इसको जरूर पूरा करना है। 19 ओवर में गेम खत्म करने का सोचा था, तो भाई गेम तो पूरा खत्म करके रहेंगे। आज ही देखिएगा 2024 की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। पूरी कोशिश है मेरी कि आज ही उस वीडियो को भी करके निपटा दूं, सब कुछ वाइंड अप कर दूं ऑलमोस्ट। फिर आई थिंक सिस्टम ऑफ वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाला एक लेक्चर रह जाएगा, उसको करके पूरा सिलसिला आपका हो जाएगा मुकम्मल इस सेमेस्टर का। फिर मिलेंगे यार दोबारा जल्दी नेक्स्ट सेमेस्टर में। जरूर फीडबैक देते जाइएगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या और किया जा सकता है। और बाकी हम भी देखेंगे, सोचेंगे, बाकी कोशिश रहेगी, दुआ जरूर करिएगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर भी वीडियोज आए। और वो हाईली डिपेंड करेगा रिस्पॉन्स ऑफ द चैनल पे। मैं इस बार आपको मतलब बता ही नहीं वैसे ये बात, बट बता दूं कि आगे जो भी काम होगा, मतलब ऑब्वियसली एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा लगते हैं, जैसे कि पता ही होगा आपको, पता ही लग रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। बट जो भी आगे की प्रोग्रेस है वो मतलब हाईली डिपेंड करेगी कि आप सभी लोगों का क्या रिस्पॉन्स, चैनल से जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल। इस बार मैं थोड़ा सा नंबर का डेटा एनालिसिस वगैरह करूंगा कि क्या नंबर्स हैं हमारे, कितने सब्सक्राइबर्स, कितने वॉच आवर्स, ये सारी चीजें को जरा थोड़ा सा आप जरा दिमाग में रखते हुए आगे ही वीडियोस हमारी आएंगी सेमेस्टर 3 में। तो उसी चीजों पर काफी ज्यादा हाईली डिपेंड करता है। मैं काफी टाइम से आपसे बोल रहा था कि मतलब आपने अभी ये डिसीजन लिया है कि डिपेंड करेगा कि क्या आप रिस्पॉन्स रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम डेज। उसी के हिसाब से मैं आगे अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। देन आई हैव टू थिंक कि अब क्या करियर के लिए भी करना चाहिए, तो वो भी यार एक चीज रहती है। मतलब ऑब्वियसली करियर भी बनाना है, सभी को बनाना है, तो वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी एक फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो ये थोड़ी छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में देते हुए जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। राइट द प्रोडक्ट्स विद कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। नेम करना है रिएक्शन का भी, ठीक है। तो सबसे पहले फिनॉल को हम ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अंडर सर्टेन प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक्वस NaOH हम साथ में लेते हैं। और क्या यहाँ पर और क्या दे रखा है, अंडर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही आपके रिएक्टेंट है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो होता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे प्रेशर हाई लिख रखा है इन्होंने, तो हमारा वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते हैं। रिएक्शन का नाम है कोल्ब-स्मिथ रिएक्शन। ये सिंपल सी हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक। अब होता क्या है इसमें, क्योंकि मैकेनिज्म बात करनी है इसकी, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। नहीं, मैकेनिज्म की यहाँ पर बात नहीं करनी, तो सिंपल क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। अब प्रोडक्ट अब हमने लिख दिया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेम कर दिया हमने, नेम भी कर दिया, ठीक है। क्या बना प्रोडक्ट हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुई है इसका हम स्ट्रक्चर भी बना देंगे। कि फिनॉल का स्ट्रक्चर पता है आपको, ये पता है, CO2 पता है आपको क्या होती है, और सैलिसिलिक एसिड जो है वो ये होता है। यहाँ पे बस आपको H लगा देना है। दिस इज गोइंग टू बी योर सैलिसिलिक एसिड। क्या है चीज, आप सभी को क्लियर हुई। यस सर, बहुत ज्यादा सिंपल सा था हमारे पास, इस तरीके से हम इसका प्रोडक्ट बना देंगे, होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेंजीन को हम ट्रीट करा रहे हैं विद आइसोप्रोपाइल एल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बेंजीन ये है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज दिस। इसकी रिएक्शन हम AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूंगा, ये प्लस AlCl3 एज इट इज निकल जाएगा, और आपका HCl आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि AlCl3 आपको प्रोडक्ट साइड भी वापस मिल जाएगा, बट आई वुड प्रेफर कि चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि AlCl3 तो वैसे मिल जाएगा। बाकी आपको जो है वैसे HCl मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। H यहाँ से जाता है बेंजीन से, और Cl यहाँ से आता है। तो कैसी होती है, हमने इसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ अपनी डिटेल वीडियोज में पढ़ रखा है, तो जाके देखिएगा। और बाकी जो PYQ वाली वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है उसमें भी इसकी बात कर रखी है, तो इसको और ज्यादा नहीं आगे लेके जाते। नाउ वी हैव allyl phenyl ether is heated at a temperature of 200 डिग्री सेल्सियस। तो Claisen rearrangement is the name of the reaction। क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले प्रिपरेशन भी देख लेते हैं कैसे बनता है। NaOH से हम रिएक्ट कराते हैं फिनॉल को, आपको पता है फिनॉक्साइड आयन बनता है। देन हमारे पास अलाइल क्लोराइड है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है फिनॉक्साइड आयन का, क्लोराइड आयन को लात मार के बाहर कर देते हैं, और आपका ये बन गया अलाइल फिनाइल ईथर। नाउ यू आर ईटिंग इट एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये वाला जो लोन पेयर
आगे की तरफ आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ ही रहा होगा कि ये अटैक कर देगा इस जगह पर। जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव सा आने लगेगा हमारे पास, नॉट नेगेटिव बेसिकली, ये पाई बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके सामने ऐसा दिखने को मिलेगा। और ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखें तो ये आपका बी भी है, दैट इज बॉन्ड, बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बीस पी भी मतलब नहीं, यहाँ पे है आपका जो है बी एफ, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी आपका क्या, बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी आपका क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और रेड वाले हैं आपके बी भी, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर क्या होता है, ये आपकी कीटो फॉर्म होती है और यहाँ पर आप टॉटोमराइज करा के बना लेते हैं इसका क्या, इनॉल। तो ये फाइनली आपका बन जाता है इनॉल। इतना समझ में आ गया? यस सर आ गया। सो ये क्या आती है हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, रेसोर्सिनॉल को हम ट्रीट करा रहे हैं CH3CN इन प्रेजेंस ऑफ दिस। और लास्ट है हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन, तो उसको पहले निपटाते हैं। देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन इज दिस is treated with sodium methoxide. Sodium methoxide is this in presence of ethanol. ठीक है, मिथॉक्साइड क्या बनना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये एक बढ़िया बेस है और आपके जो है यहाँ पे बेसिकली दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक ये वाला, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल गए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आता है 2 पेंटीन, दिस इज योर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं रेसोर्सिनॉल वाली रिएक्शन पर, जहां पर रेसोर्सिनॉल हमारे पास ये रहा, CH3CN के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl और फाइनली हमें मिलता है 2,6 डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या होता है, बस यहीं पर आप समझ लीजिए, ये ग्रुप लग जाता है, दैट इज COCH3। असाइलेशन यहाँ पर हो जाती है एट दी ऑर्थो पोजिशन ऑफ दोनों OH, किसी भी OH की आप बात करें दोनों OH के ऑर्थो पर होगी। रीजन बिहाइंड कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेनेशन आता है। मैकेनिज्म की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप देखना चाहे तो बस देख लीजिए। पहले HCl का अटैक, फिर एनहाइड्रेट ZlCl2, फिर हम जो है वो डायरेक्टली जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, देन फाइनली हम पानी डालते हैं, तो आपको ये सब देखने को मिलता है। ये चीज आपको इतनी समझनी है। सो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके कितने पार्ट थे हमारे पास, जो शायद 6 में से आपको 5 करने थे, नहीं पांचों के पांचों ही करने थे, तो सभी के नेम रिएक्शन वगैरह बात कर ली। तो ये था पहला सवाल आपके 2023 में जो आया था NEP वाले पेपर में। नेक्स्ट आगे हम चलें, सो यहाँ पर आपको बात करनी है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एसिडिक ज्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से और मिथॉक्सीफिनॉल से भी, ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको देना है। तो यहाँ पर यार हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रखी है, आप देख सकते हैं वीडियोस में, आपने जब PYQ वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये वाला सवाल कर रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरा और ऑर्थो में। यार अकॉर्डिंगली होना ये चाहिए था कि जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें -R -I लग रहा है, जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें भी -R और -I दोनों लग रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिकली -R देते हैं, तो -R यार डिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होगा, तो हम कहते हैं यहाँ पर मैच ड्रॉ हो गया। अब आई सुपर ओवर की बात, सुपर ओवर में -I NO2 का -I उसका, तो यार यहाँ पर इफेक्ट तो सेम होगा, बट क्योंकि NO2 क्या है, दूर है किससे, OH से, तो क्या होगा सर, अगर OH से ज्यादा दूर होगा तो उसका -I कम इफेक्ट करेगा, वेरस क्लोज वाले का ज्यादा। तो अगर -I ज्यादा, तो हमें एक चीज पता है कि -I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, जो हमारा एक एनायन, अब मैं खाली फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ, दैट इज फिनोक्साइड, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जितना ये नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हमें यही काम करना होता है। तो नेगेटिव को कौन कम कर सकता है, -I अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के कर सकता है, तो वही काम वो कर रहा होता है। बट द प्रॉब्लम इज, हमें लग रहा होता है कि इसका -I ज्यादा होगा, और होता भी है, बट एसिडिक कैरेक्टर इज नॉट ऑल अबाउट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट कि H+ लूज हो भी रहा है या नहीं। तो वो हम देखेंगे यार कि ये जो हाइड्रोजन है, ये तो पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, पहले से ही। तो ये जो एसिड है, मुझे बताइए एसिड स्टेबल होगा या नहीं? सर हाँ, एसिड स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर एसिड स्टेबल, तो कॉन्जुगेट बेस बनना मुश्किल। क्यों सर? क्योंकि स्टेबल चीज है, वो टूटेगी जल्दी नहीं। हाँ सर, बात तो सही है। सो दैट्स वाई क्या ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक प्लेस कर रहा होता है बिफोर लूजिंग H+ आयन, जिसकी वजह से वो H+ लूज नहीं करता। तो अगर वो H+ लूज नहीं करेगा तो क्या होगा, तो अगर वो H+ लूज नहीं करेगा तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो पैरा का आपको रीजन मिल गया क्यों होता है। अब बात करूंगा मिथॉक्सी वाले की, तो ये तो यार बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें पता है NO2 का क्या होता है, -R। बताइए इसका देखते ही कौन सा इफेक्ट होगा, सर इसका जो है वो +R इफेक्ट होता है, खत्म। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज ही हमें कम करना है, तो चार्ज डेंसिटी और कॉन्जुगेट बेस विल बी इंक्रीज बाय द +R इफेक्ट ऑफ OCH3। तो अगर ऐसा होगा तो कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल, तो क्या होगा,
प्रोडक्ट बनना कम होगा, मतलब प्रोडक्ट मुश्किल से बनेगा, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो उससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझा देंगे। SN1 रिएक्शन में आपको रेसिमाइजेशन एज वेल एज इन्वर्जन दोनों देखने को मिलती है। हाँ यार, क्योंकि हमने इसमें बात कर रखी है रासायनिक मिक्सचर वगैरह सभी चीज की। तो देख लेते हैं एक बार SN1 रिएक्शन जो है क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसका हर बार आप मैकेनिज्म एक बार बता दीजिए। इसमें क्या होता है भाई, RDS स्लो स्टेप में होता है, कार्बोकेटायन बनता है। वो कैसे बनेगा, हेलोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। तो हेलोजन अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो आपको कार्बोकेटायन देखने को मिल जाता है। नाउ द पॉइंट इसके, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो जहां पर मैं, आप जिस स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपने सर को मान लीजिए, अपने मुंह को मानिए न्यूक्लियोफाइल, और अपने सर को आगे लेके जाइए, स्क्रीन की तरफ टक्कर मारिए, तो एक ये हो गया आपका, मान लीजिए इसको अबव द प्लेन। एक ऑप्शन ये कि जैसा आपको फोन रखा हुआ है आप उसको वैसे ही रखने दीजिए। आप बिल्कुल एकदम फोन के बैक साइड पर जाइए, जहां पे कैमरा होता है ना उसके पीछे की तरफ चले जाइए, और आप कैमरे पर जाकर टक्कर मारिए बैक साइड पर, फ्रंट कैमरे पर नहीं, बैक कैमरे पर मारिए टक्कर, या बैटरी जहां होती है उस पर मारिए टक्कर। तो वो हो जाएगा आपका क्या, बैक अटैक। तो फ्रंट से भी अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, बैक से भी करता है। जब वो करेगा आपका फ्रंट से अटैक, तब आपका जो है वो क्या होता है, दैट इज आपका, सॉरी फ्रंट से नहीं, जब आपका बैक से अटैक करता है तब आपका होने को देखने को मिलता है इन्वर्जन। और जब फ्रंट से अटैक होता है तब आपकी जो है रिटेंशन देखने को मिलती है। अब क्योंकि इन्वर्जन भी हो रहा है, क्योंकि रिटेंशन भी हो रही है, तो 50, अगर 100 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है ना, तो 50 इन्वर्ट करेंगे और 50 आपके जो है वो रिटेंशन करेंगे। तो मतलब 50 ऐसे हमारे पास कंपाउंड आ गए जिनकी आर कॉन्फ़िगरेशन है, 50 ऐसे आ गए जिनकी ऐसे। तो ऐसे मिक्सचर को, क्योंकि हमारे पास दो 9 एंशोमर आ गए और इक्वल क्वांटिटी में आ गए, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। सो दैट्स व्हाई वी से कि SN1 में आपको रेसिमाइजेशन देखने को मिले, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है, इसमें कोई समझाने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट हमें बात करनी है रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है वो बढ़ती है। तो अराइल हैलाइड्स है हमारे पास, उसकी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करनी है। यार हमने जो है ना इसमें दो तीन चीजें बात करी थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये Cl नेगेटिव जाएगा या हैलाइड आयन जाएगा और कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा। दो चीजों पर डिपेंड करती है किसी भी चीज की स्टेबिलिटी, कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है। यही बात है किसमें, RDS में। इस चीज का ध्यान रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो सबसे पहली चीज हमने जो बात करी थी कि OH नेगेटिव को अटैक करना है कार्बन पर, जो फर्स्ट स्टेप होता है जो RDS होता है। तो ये डिपेंड करेगा जो कार्बन है हमारा कितना इलेक्ट्रोफिलिक है, कितना ज्यादा उस पर डेल पॉजिटिव, जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल के लिए, उतना बढ़िया अटैक होगा या नहीं, बोलिए या सुनो सर। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर पसंदीदा काम हो गया, चार्ज आपने बढ़ा दिया, तो एक तो अटैक तेज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपका प्रोडक्ट बनता है किसका, RDS का, तो वो कार्बन आयन बनता है। अगर आपने उस कार्बन आयन को किसी तरीके से स्टेबल कर दिया, अगर आपने उस कार्बन आयन को किसी तरह से स्टेबल कर दिया, तो कार्बन आयन स्टेबल हो गया। अगर कार्बन आयन स्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट स्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल टू रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन फास्ट, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्ट। क्या चीज समझ में आई? हाँ सर। तो अब कार्बन आयन को किस तरीके से हम स्टेबल कर सकते हैं सर, -I के थ्रू कर सकते हैं, -R के थ्रू कर सकते हैं। तो वही होगा, आप देख सकते हैं हमेशा ऑर्थो पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं यहीं पर NO2 लगा दूं, तो क्या ये रेजोनेंस में इधर आके चला जाएगा? हाँ सर चला जाएगा। तो क्या ये कार्ब एनायन स्टेबल हुआ या नहीं, बोलिए ये सो। हाँ सर हो तो गया, बिल्कुल सही। एक चीज, अब जब ये इसकी रेजोनेंस दिखाऊंगा मैं, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने पहले ऑर्थो पे लगाया, अब मैं पैरा पर लगा दूं तब भी सेम बात होगी। हाँ सर बात सेम होगी कि ये अगर आपका पाई बॉन्ड है, ये इधर आ जाएगा आपका, तो अब भी सेम बात होगी। तो यही होता है हमारे पास अगर हम ऑर्थो और पैरा पर लगाएंगे, क्योंकि जो है वो -R इफेक्ट शो करेगा। आप स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि आप ये वाला स्ट्रक्चर आप एक बना के दिखा सकते हैं कि ये होता है ऐसा आपके पास। देखिए हाँ ये स्ट्रक्चर बढ़िया है, ये स्ट्रक्चर आप दिखा दीजिएगा पैरा वाला, सेम ऑर्थो वाला भी दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से नाइट जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और किसकी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कौन सा, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो RDS का प्रोडक्ट है, अगर वो स्टेबल हो गया यार, तो रेट फास्ट होगा ही होगा। कोई पूछे मेटा पर, सर मेटा पर होता है फर्क, मतलब रेट जो है वो बढ़ता है, बट इतना नहीं बनता, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ -I देखने को मिलता है, -R हम नहीं देख सकते। क्या ये चीज सभी खुली हो रही? हाँ सर हो गई बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आइए, नियोपेंटाइल हैलाइड्स। भाई दोनों तरफ से स्लो होते हैं, SN1 से भी SN2 से भी। क्यों? बात ऐसे हमने कर रखी है अपने लेक्चर में, बट फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप पूरा प्रॉपर डिस्कस करना है ना। तो नियोपेंटाइल हैलाइड जो है ना साले, ये देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, दे आर नोटोरसली स्लो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाटएवर द एक्सपेरिमेंटल। बड़े शैतान लोग, नटखट टाइप के ये लोग होते हैं, ना SN1 देते ना SN2 देते, कुछ भी कंडीशन हो। क्यों? आइए देखते हैं, क्या ये सबको नियोपेंटाइल हैलाइड दिख रहा है? मुझे बताइए क्या है ये सर, ये 1 डिग्री हेलोजन।
तो जो भी लोग 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे उनके दिमाग में एक चीज आई कि SN2 जो है वो बल्कीनेस पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो कहीं ना कहीं SN2 तो फास्ट होनी चाहिए थी भाई। उनको ये समझ आ गया होगा क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है तो SN1 तो स्लो होगी। आपको जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट मान लीजिए अल्फा एच वगैरह ये सब तो बहुत कम होगा। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी जिन्होंने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखते ही बोला। बट उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि यार ये 1 डिग्री हैलाइड है तो इसमें SN2 क्यों नहीं हो रही। द प्रॉब्लम इज 1 डिग्री हैलाइड के आप जस्ट पीछे तो मुड़ के देखिए, जस्ट पीछे तो मुड़ के देखिए कितना बड़ा दानव यहाँ पर बल्कि ग्रुप बैठा हुआ है जो कहेगा कि तुम सोच रहे हो कि 1 डिग्री हैलाइड है, बेटा सोच भी मत लेना न्यूक्लियोफाइल आने की। तुम अगर चाह सोच रहे हो कि तुम आओगे हमारे हेलोजन को लात मार के बाहर पहुंचा दोगे, खुद बॉन्ड बना लोगे, तो ऐसा नहीं है। तुम आ ही रहोगे लात मारने, हम इतने बड़े हैं, इतनी रिपल्जन से तुम्हें उड़ाएंगे कि तुम इतनी स्पीड से जाओगे, इस वेलोसिटी से जाओगे कि आप जो है वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आप वो लिखिएगा क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कार्बोकेटाइन तो जो है वो लेस स्टेबल होता है, आप वो बता दीजिए। ठीक है, कैटायन बना के भी दिखा दीजिएगा कि यार देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई अल्फा एच नहीं, कोई बोल ना दे कि यहाँ पर अल्फा एच है, उसके बिल्कुल एकदम तमाचा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा एच नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते ही देखिए इस पर जीरो अल्फा, अल्फा कार्बन पर जीरो अल्फा, सिर्फ और सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक चीज, दूसरी चीज आप बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग 1 डिग्री इट इज ऑल्सो नॉट गिविंग SN2 फास्ट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर जो है वो 1 डिग्री कार्बन पर जो लगा है ग्रुप भाई वो भी मैटर करता है, वो जो है वो ये आने ही नहीं देगा, ये भयंकर बल्कि ग्रुप है, रिपल्जन क्रिएट करेगा। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया? बहुत आसान तरीके से आप लोग टैकल कर सकते हैं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इज डिफाइन एरोमेटिसिटी, क्लासिफाई करो कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। भाई साहब एरोमेटिसिटी पे इतने क्वेश्चन करे थे ना, सच में बता रहा हूँ उन्हीं PYQs में से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब 2023 में आया ना, सारे के सारे एरोमेटिसिटी कंपाउंड हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो पहले एरोमेटिसिटी देख लें, तो यार आप बता दीजिएगा कि क्या होता है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है जब वो हकल्स रूल को फॉलो करता है, व्हेनेवर अ साइक्लिक planar compound having complete delocalization will follow Hacker's rule of aromaticity, then the compound is said to be aromatic। क्या होता है हकल रूल, बता दीजिएगा कि उस कंपाउंड के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आप ये चीज और ऐड कर सकते हैं कि यार एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जनरली मोर स्टेबल। ठीक है, अब जो मेन चीज यार ये तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, ये हम बात करते हैं क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं। तो यार आप सबसे पहले बता दीजिएगा क्योंकि आपको जस्टिफाई भी करना है, आपको बताना भी है कि आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि ये एरोमेटिक है या क्यों नहीं है। तो बताइए सबसे पहले सारे के सारे आइटम sp2 है तो प्लेनर हो गया। सर ये एनाइन भी, हाँ क्योंकि ये एनाइन इधर रेजोनेंस में है, सो दैट्स वाई यहाँ पर इस कार्बन के हम 3 बॉन्ड पेयर ही लेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, एक हाइड्रोजन वाला 2 कार्बन वाले। ठीक है, तो दैट्स वाई ये sp2 भी है। तो सारे के सारे कॉन्जुगेशन में हो गए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलिए एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? सर एरोमेटिक, खत्म। इधर बोल दीजिएगा भाई पूरा का पूरा क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस ये भी क्या होता है भाई sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो आप देख बोल दीजिएगा ये भी क्या है, एरोमेटिक। इधर आइए सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। ए यहाँ ये पिरिडीन में कोई बोलेगा कि इस लोन पेयर का क्या करें, क्या ये रेजोनेंस में है या नहीं, तो हमने बात कर रखी है कि लोन पेयर ऑफ पिरिडीन इज नॉट इन रेजोनेंस, तो लोन पेयर अलग से काउंट हो जाएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल है ना बेटा वो अलग हो जाता है, उसका प्लेन वो नहीं है जो हमारे पाई बॉन्ड का है। आप ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर कोई भी एटम है, उस एटम ने ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बना लिया, उस एटम ने ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बना लिया, तो उसका लोन पेयर आपको रेजोनेंस में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं आप, वैसे इसमें हम बहुत डेप्थ में, इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, बट याद रख सकते हैं अभी ये रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि इसने जो है नाइट्रोजन ने ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या है यहाँ पर आप बोल दीजिए अगर रेजोनेंस में ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। क्यों? और आप ये भी बता दीजिएगा कि नाइट्रोजन क्या है, ये sp2 ही है सर, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, चलो ये बता दोगे, जस्टिफाई कर दोगे, आराम से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपको डिफरेंट प्रोडक्ट बताने हैं विद इथाइल ब्रोमाइड। तो आप सभी को पता होगा इथाइल ब्रोमाइड इज दिस, इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले NaCN से करा रहे हैं तो आपको सिंपल सा C2H5CN देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्शन AgCN से करवाई तो आपको प्रोडक्ट जो है वो C2H5NC देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, आइए जरा नजर मार लेते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास, आप ध्यान से रखिएगा, R की जगह बस आप लगा दीजिएगा वही जो मैं बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, C2H5, और X की जगह Br, क्योंकि NaCN जो है, मुझे बताइए क्या Na पॉजिटिव CN नेगेटिव है? हाँ सर है, आयनिक है।
सब मानते हैं इस बात को हम। तो अगर आयनिक है तो सी एन नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। नाइट्रोजन पर लोन पेयर, कार्बन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। नाउ द पॉइंट इज, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो दोनों के पास एक एक लोन पेयर, दोनों इक्वली अटैक कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज विच वन इज गोइंग टू अटैक। एक दो रीजन से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार क्योंकि नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। एक चीज। दूसरी चीज आप ये बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन किसको अटैक करेगा? कार्बन पर ही करेगा। हेलोजन को अगर निकालना है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगी, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो प्रोडक्ट में आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगी। इस बात से सब एग्री करते हैं? मुझे बताइए, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी या कार्बन नाइट्रोजन? सर ऑब्वियसली कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, सेम साइज के एटम्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। सब एग्री करते हैं? तो यही आपको लिखना है कि यहाँ पर जो यार सेम साइज के एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर किसी तरीके की और साथ में पोलैरिटी नहीं होगी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स हैं। तो आप ये बोलिएगा कि नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत बोलिएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम हो जाएगा। तो आप ये बोल दीजिएगा कि हाँ सेम साइज के एटम्स क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेयर एज इफ NC बॉन्ड विल बी फॉर्म, CN बॉन्ड विल बी देयर, देन यू विल से कि यार यहाँ पर जो है वो साइज डिफरेंस आएगी जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वीक हो गई। सर अब NC उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है? AgCN में क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा AgCN जो है ना हमारे पास, दैट इज नॉट आयनिक। मतलब कि AgCN जो है हमारे पास वो होता है कोवैलेंट। क्योंकि वो कोवैलेंट होता है तो उसमें आपको होमोलिटिक फिशन देखने को मिलता है। देख के, सोच के, समझ के, आंखों से देख के बताइए क्या यहाँ पर कार्बन अटैक करने लायक है भी या नहीं? सर कार्बन अटैक करने लायक तब होगा ना जब उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल सही। जिस बच्चे ने भी ये बात बोली ना मतलब मजा आ गया कि यार कार्बन तो बेचारा अटैक करने के लायक ही नहीं है, पर उसके तो हालात ही नहीं कि वो अटैक करे। बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा? वो हेलोजन के पास अगर जाएगा, अल्काइल हैलाइड के पास जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा? कोई सोसाइटी में उसकी इज्जत रह जाएगी? नो सर नहीं रहेगी। तो अगर इज्जत नहीं रहेगी तो उससे कहेगा भाई नाइट्रोजन यार तुम देख लो, चलो मैं जरा अभी काम से बिजी हूँ, वो बहाने बनाएगा। तो नाइट्रोजन कहेगा चलो यार तुम भी चलो छोड़ो कोई बात नहीं मैं चले आता हूँ, बहाने बना रहे हो। तो नाइट्रोजन आएगा, अटैक करेगा और हेलोजन को निकाल देगा और आइसोनाइट्राइल बना लेगा। ये आएगा नाइट्राइल, और ऊपर वाले केस में बना नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल। तो आपका ये बनेगा क्या? इथाइल नाइट्राइल, इथाइल आइसोनाइट्राइल, या फिर इथाइल साइनाइड और इथाइल आइसो साइनाइड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? बोलिए यस और यस सर। नेक्स्ट, CH3 ग्रुप टोलुइन का क्या है? इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वेयर एज CHO जो है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। ऐसा क्यों? समझाइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है अपनी थ्योरी में। क्या होता है? कोई भी ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा हो वो हमेशा हमेशा ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करेगा। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन ये देगा आगे, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। कहां पर नेगेटिव आएगा सर? एक बार ऑर्थो पर आएगा, फिर पैरा पर आएगा, फिर ऑर्थो पर आएगा। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, कोई पूछ ना ले क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है, वरना फिर वही एक एक तमाचा आपके रसीद दिया जाएगा, खुद ही आप अपने तमाचा मान लीजिए। नेक्स्ट, अब इससे होगा क्या सर? नेगेटिव आ रहा है तो मतलब हो गया भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। हाँ करा रहे हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा दूसरा आएगा। हाँ। जो आने वाला है भाई बाहर से जो आ रहा है उसको क्या दिखना चाहिए? सर उसको इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अगर उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो क्या दिख रहा है बेटे? सर उसको अगर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो मजा आ गया, अच्छी बात है, समझ आया? बोलिए सुन। तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल पसंदीदा हो, इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छी बात है, और उतना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा। तो रेट कब ज्यादा होगा? जब हमारे प्लस एम वाले ग्रुप्स होंगे, और माइनस एम वाले उल्टा करते हैं कि वो जो है वो नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझाई गई है। सॉरी पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल का नहीं भाई, अपने पास रखो, चलो हम कोई नहीं आ रहे। तो माइनस एम वाले ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, और प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर आ गई। अब CH3 जो है, CHO बिल्कुल NO2 जैसा ग्रुप है भाई। आप देख लीजिए जो CHO है इसको मानिए ये है आपका CHO ग्रुप, और ये आपकी पूरी बेंजीन सेम एज इट इज। ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये X जो है आपका जो है वो आप मान लीजिए ये O है, और G जो है वो आपका C है, और यहाँ पे एक H लगा दीजिएगा। तो ये आपका सेम एज इट इज जैसे NO2 है ना, आप उसको बस चेंज करके यहाँ पे C लिख दीजिएगा, O की यहाँ एज इट इज ले दीजिएगा, यहाँ पर H लगा दीजिएगा। आपका समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब CH3 के लिए थोड़ा सा बताऊं तो यार, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन CH3 में भाई तीन तीन अल्फे हैं। अल्फा हाइड्रोजन पता भी है? हाँ सर पता ही बात है। अल्फा कार्बन है बेटा। कैसे सर? ये बेटा एल्कीन के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन। हाँ। तो यहाँ पर क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ये H प्लस जो है वो लूज कर जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ आई, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये एज H प्लस रिजाइड करेगा। क्योंकि ये एज H प्लस रिजाइड करेगा तो क्या होगा? मतलब ऐसे ही रिजाइड करता रहेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब आ गया है किस पर?
क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया है ऑर्थो पर, तो क्या होगा सर, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज हमारे पास ऑर्थो पर आ गया है तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा तो बेसिकली अच्छी बात है। सो दैट्स वाई प्लस एम, क्योंकि जो है वो CH3 जो है वो प्लस एम शो करता है ड्यू टू प्लस एच, ड्यू टू पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। क्यों, दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो टोलुइन का जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वेयर एज बेंजल्डिहाइड का CHO क्या है आपका मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है सबको समझ में? अच्छा सर, ये मेटा डायरेक्टिंग कैसे होगा ये तो बताइए, आपने तो बताया कि बस ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है। हाँ भाई ये बताइए, तो मैंने नहीं बताया, आपने तो बिल्कुल सही पकड़ लिया मुझे, मैं तो फंस गया। तो बेटा मुझे बताइए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करी कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर, तो क्या मेटा को कुछ छेड़ा? सर मेटा को नहीं, कुछ नहीं छेड़ता, मतलब जैसा था वैसा ही। रिलेटिव टर्म्स में मुझे बताइए, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर आ रहा है, मेटा पर नहीं आ रहा, तो रिलेटिवली कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, बस इतना बता। सर रिलेटिवली मेटा पर ज्यादा हुआ है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम जबरदस्ती कराएंगे ना तो कहेगा यार तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाहते हो मुझसे, मेरे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मैं तुम भेज रहे हो ना, चलो मेटा पर भेज दो। तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा मेटा पर चला जाएगा अगर कोई भी -M का ग्रुप लगा हो, NO2 CHO एंड ऑल S6। क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस सर आ गई। सो यही हमें जो है एक्सप्लेन करना है, लिखना है, आप आराम से लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा जहां जहां बना सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट वी हैव टू डू इज इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। क्या है सबसे पहले, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, दैट इज SNI की बात हो रही है। क्या डिटेल में डिस्कस कर रखी है देख लेते हैं एक बार। और क्या होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जांपल के साथ डाल सकते, क्या होता है, एल्कोहल है, रिएक्शन करा दो SOCl2 से, करा दी। सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म जरूर लिखिएगा इसमें, लोन पर अटैक करेगा सल्फर पर, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना कमबैक करेगा, क्लोरीन को लात मार के बाहर पहुंचा देगा, साथ में H+ भी लूज हो जाएगा, क्योंकि यार अब ऑक्सीजन जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ये हो गया, ठीक है। तो क्या रिलीज हो गया, बेसिकली HCl यहाँ से निकल जाता है। अब ये हमारे पास बन जाता है, अभी आप इसको समझिए, ये मैं समझाऊं, अगर ये यहाँ पर जो है ROH डबल बॉन्ड Cl, अब ये जो Cl है अपना लोन पेयर लेके अटैक कर रहा होता है R पर, क्योंकि भाई आर अब इसके और अल्काइल ग्रुप है, इसको कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना होगा, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो टूटने लगता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर लेके आएगा, तो यहाँ पर इस पर सॉर्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव आएगा, और इस पर सॉर्ट ऑफ नेगेटिव आएगा, और इस पर सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो इधर आकर उसको बैलेंस कर देगा, सिंपल सा, कोई इसमें दिक्कत की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे SOCl2 जो है वो उसमें बेटा लोन पेयर एक होता है तो उसको एज इट इज रहेगा। ये ऑक्सीजन का अटैक करता है, यहाँ पर इसके हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं सल्फर के पास, वहां पर अटैक कर देता है 3D में, अटैक करता है, इसको उड़ा देता है। वैसे तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, जो एक्चुअल में करता है पाई स्टार में बेसिकली, बट स्टिल लेट इट बी। तो ये अटैक करा, ऊपर आया, वापस लिया, कम बैक करा, Cl को निकाला। यहाँ पर अब जो Cl इंटरनली अटैक करेगा, बिकॉज Cl इज डूइंग अटैक इंटरनली, तो यहाँ पे आपको रिटेंशन देखने को मिलती है। जैसी कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली अगर R थी तो फाइनली भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन विल इज गोइंग टू बी R ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटेंशन देखने को मिलेगा, साथ में SO2 और HCl गैस रिलीज हो जाएगी। समझ में आ गई? इस रिएक्शन को बढ़िया रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बात कर रखी है कि SO2 और HCl क्या है, दोनों गैस हैं, दोनों गैस है तो उड़ जाएंगी। अगर उड़ गई तो क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम, जहां प्रोडक्ट कम हुआ रिएक्शन की तरफ भागेगी, फॉरवर्ड में भागेगी, ली चैट्रियल प्रिंसिपल, ली चैट्रिलियर प्रिंसिपल, पता नहीं क्या कैसे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, नहीं सर इतने हो गए, यही लिख दीजिएगा, ये कहानी को लिख दीजिएगा। नाउ हाइड्रोलिसिस करानी है सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड के अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन ये रही, ले लीजिए HBr। सबसे पहले क्या होता है, आप H+ का अटैक करवा दीजिए लोन पेयर पर, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है ना, तो HBr लो और कुछ भी ले लो यार, बट एसिडिक कंडीशन तो पक्का है ना, तो उन्होंने बोला ये, तो आप H+ का अटैक करा दीजिए। दूसरा, जो भी आपके पास बचा न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले पार्ट पर करा दीजिए, और बॉन्ड को तोड़ के खोल दीजिए, आपको सिंपल सा प्रोडक्ट मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी सेम आपका जो एसिडिक कंडीशन में ही है। बेसिक कंडीशन या फिर आपके पास जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लेस सब्स्टिट्यूट पर अटैक करा दीजिए, बस लेस सब्स्टिट्यूट पर अटैक करा के रिंग खोल दीजिए, फिर पानी से रिएक्ट करा दीजिए। लेस सब्स्टिट्यूट पे रिएक्ट करा के रिंग खोल दीजिए, फिर पानी से रिएक्ट करा दीजिए। लेस सब्स्टिट्यूट पे रिएक्ट करा के रिंग खोल दीजिए, फिर पानी से रिएक्ट करा दीजिए। समझ में आया? ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करो, नो सर नहीं करी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से यार आई थिंक एक ही प्रिपरेशन पड़ी है, दैट इज योर हॉक्स प्रोसेस बोलते हैं उसको, क्यूमीन वाले को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका जो है वो हॉक्स प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, तो प्रिपरेशन यूजिंग क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, दैट इज हॉक्स प्रोसेस। आइसोप्रोपाइल बेसिकली तो बेंजीन से होता है स्टार्ट। बेंजीन से आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्यूमीन, फिर क्यूमीन से आप क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाते हैं,
फिर उसमें H प्लस वगैरह डाल के आप करते हैं, तो उसका पूरा मैकेनिज्म लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा किसका, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो सब बना देंगे यार, यहाँ पे H प्लस का टैग होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन एज एन इलेक्ट्रोफाइल करेगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट टाइप की ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो होगा वो देखने लायक है कि यार सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन हुआ, रेडिकल H रेडिकल बना। नाउ ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो आपका जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंगल सिंगल में, तो ये रेडिकल बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट, ये जो इनिशियली रेडिकल था ये कम्पैक्ट करके यहाँ से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होता है, H प्लस डालते हैं हम तो H प्लस इधर आ जाता है। अब ये बॉन्ड टूटी, जैसे ही ये बॉन्ड टूट रही है वैसे ही इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जो कि बहुत खराब बात है। तो क्या करेगा, ये जो बेंजीन का बेंजाइल वाला कार्बन कहेगा यार मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन के पास आता हूँ, मैं उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आने दूंगा, मेरे रहते हुए ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाई हो, नहीं, मैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने दूंगा। तो वो आता है, कहता है कार्बन यार तुम तो थोड़ा संभाल सकते हो ना, पर ऑक्सीजन नहीं संभाल सकते हमारे, तो ऑक्सीजन के पास मुझे जाना होगा, तो उड़ के ऑक्सीजन के पास चले जाता है, पानी रिलीज कर देता है, फिर वही पानी आके दोबारा इस पर अटैक करता है, और आप सभी के सामने है रेस्ट इज द हिस्ट्री। जिधर आया H प्लस उड़ के यहाँ आया, फिर आपका जो है फिनॉल बन गया, एंड फाइनली आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने ये अपना प्रोडक्ट बना लिया। क्या ये चीज आपको समझ में आई है सर, ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही था हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर आता है यार ये प्रोसेस जो है इकोनॉमिकल क्यों है। ऑनेस्टली बताऊं तो यार मुझे भी नहीं पता होगा इसका आंसर, आपको भी नहीं पता होगा शायद, आई थिंक, मतलब पढ़ाते पढ़ाते तो नहीं है। तो आपको या तो नेट पे या पर आप देखेंगे जाके, बट अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखना हो तो आप लिख दीजिए यार कि ऐसी, मतलब ऐसे टाइम इसमें जो है थोड़ा सा वो लिखिए कि यार आपको जो है वो कैटलिस्ट वगैरह नहीं, सनलाइट की जरूरत है। अब सनलाइट के लिए पैसे तो लगेंगे नहीं, पैसे पैसों की होती है सनलाइट में, सर सूरज के आगे रिएक्शन हो रही है, सिंपल सिंपल हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। आप ये भी बोल दीजिए कि रिएक्टेंट जो बना है वो ज्यादा जो है वो महंगा नहीं होता, ऐसे बोल दीजिए कि रिएक्टेंट इज वेरी इकोनॉमिकल। सो अगर रिएक्टेंट हमारे पास इकोनॉमिकल है तो आपका ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी इकोनॉमिकल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है दो तीन चार चीजें सोच के बना के लिख दीजिएगा इसमें, और बाकी आप चाहें तो यार प्रॉपर आंसर अपना नेट वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा इस वाले का, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हैं, बाकी जो भी होगा मैंने देखा नहीं, तो आप लोग बता दीजिए। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब हाँ किसी के भी पूछ सकते हैं यार कि ये इकोनॉमिकल क्यों है, बताओ, तो आप बता दीजिएगा कि यार ऐसी जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है वो सस्ता होता है। दूसरा आप बता दीजिए कि सनलाइट की प्रेजेंस है तो हमें जो है कोई कैटलिस्ट खरीदना नहीं पड़ रहा, मजा आ गया, मतलब ऑक्सीजन भी यार आपको वो मिल जाती है। तो आप ये दो चार चीजें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर बताते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टू टेल advantages of Friedel Crafts acylation over alkylation. Then secondary and tertiary, sorry, only metamethoxyaniline is obtained when orthobromomethoxybenzene or metabromomethioxybenzene is treated with NaNH2 and liquid ammonia. Then secondary और tertiary alkyl halide को हम विलियमसन सिंथेसिस में यूज नहीं करते। ठीक ठाक सवाल है, बढ़िया सवाल है, डिस्कस कर रखे हैं, ये तो हमने कर ही रखा है। इसमें मुझे बताइए क्या होता है सर, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में आपका असाइलियम आयन जो होता है वो होता है क्या, क्या बोलते हैं उसको यार, इलेक्ट्रोफाइल। फ्रीडल क्राफ्ट में आपका ये भी हो सकता है, CH3 पॉजिटिव भी हो सकता है, और कुछ भी आपका हो सकता है। इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आप सबसे पहले जो है ना दोनों का हल्का हल्का मैकेनिज्म दिखा दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल बता दीजिएगा, एक में अल्काइल होता है एक में असाइल होता है, और ये बता दीजिएगा याद से ये जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है जी, ये यहाँ आ जाएगा, इस पर से पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये आ गया। ठीक है, ये बात आप बता देंगे, हाँ सर इतनी बता देंगे। नाउ आप असाइलियम आयन बता देंगे। नाउ यू विल टेल कि क्योंकि अल्काइल ग्रुप बन रहा है, अल्काइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट होना बहुत आसान है, क्योंकि असाइल ग्रुप में क्या है वो पैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन है, वहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात आप लिख दीजिएगा यार, आपका मेन जो डिफरेंस है ना वो यही है कि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होती, वेरएज नीचे आपको रीअरेंजमेंट पर रीअरेंजमेंट पर रीअरेंजमेंट देखने को मिले। क्या ये चीज सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आई, यही मेन रीजन है। आप मैकेनिज्म वगैरह फिर लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, रेजोनेंस करके दिखा दीजिएगा, एक आध की आप जो है वो रीअरेंजमेंट करके दिखा दीजिएगा कि यार अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम ऐसे करेंगे इस वाले के साथ मान लीजिए, तो आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक आपको मिलेगा ये, एक दो तीन चार, और एक आपको मिल सकता है ये। तो आप बता दीजिएगा मल्टीपल प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन। सबको क्लियर हुआ या नहीं, अभी बता दीजिए सर। बहुत बढ़िया है, चीज बच्चों को क्लियर हो रहा है, मतलब मजा आ गया, शाबाश, इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइट का क्वेश्चन आ गया, उससे पहले हम देखें ये मिथॉक्सी एनिलीन जो है वो इज ऑब्टेन्ड, ये बाद में देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। चलो, अब हमने बात करी थी विलियमसन सिंथेसिस की, क्या बात करी थी सर कि 1 डिग्री हेलाइट की रिएक्शन हम जब भी RO नेगेटिव Na पॉजिटिव से कराएं तो SN2 रिएक्शन होगी, सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा तमीज से। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर कि अगर आपने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया ना
तो आप सोच रहे होंगे कि यार ले लेता हूं मैं दोबारा से आपका सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन कराएंगे, लगेगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ ईथर मिलेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी प्रेफर करती है थोड़ी बहुत, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नहीं करती, एलिमिनेशन भी करती है, जिसकी वजह से आपको दो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये और एक एल्कीन। समझ आया? बोलिए क्या ये चीज होगी सेम चीज? सेम चीज नहीं, इससे भी खतरनाक चीज होगी 3 डिग्री में कि यार ये तो भाई आपको SN2 वाला प्रोडक्ट देगा ही नहीं, ओनली E2 एलिमिनेशन दिखाएगा। ये कहेगा सिर्फ दूंगा तो एलिमिनेशन, वरना कुछ नहीं दूंगा। तो इट ओनली प्रेफर्स व्हाट? एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। क्या ये चीज सबको समझ में आई? क्या ये आप समझ गए कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब भी है आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनानी है, एल्कीन बनानी है, ईथर नहीं बनाना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। नाउ सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। आई थिंक इससे रिलेटेड भी सवाल तो देख रखा है हमने जब हमने साइन सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़ा। तो हमें मेटा मिथॉक्सी एनिलीन मिल रहा है किससे? ऑर्थोब्रोमोमिथॉक्सी बेंजीन और मेटा ब्रोमोमिथॉक्सी बेंजीन, दोनों में से किसी को भी ट्रीट करा दो NH2 लिक्विड अमोनिया। तो रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं दोनों की, पहले ऑर्थो वाला फिर मेटा वाला। तो ऑर्थो मिथॉक्सी वाला लेते हैं, ऑर्थोब्रोमोमिथॉक्सी। सो ऑर्थोब्रोमोमिथॉक्सी, 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 तो ये आ गया मेरे पास Br, ऑर्थोब्रोमोमिथॉक्सी। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सबसे पहले नैनेस्ट के वो सॉरी लीक सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो अमाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ से इसके Br के बराबर वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यही H+ है, यहाँ H नहीं है। कोई बोल मत देना कि सर यहाँ से क्यों H नहीं जा रहा, क्योंकि भाई H होना भी तो चाहिए। तो ये एसिडिक H होता है सबसे ज्यादा, तो इसमें से H ले गया, ये ले गया, तो आपको जो है वो कार्ब एनाइन मिल जाएगा। जैसे ही कार्ब एनाइन मिला तो क्या होगा? अब होगा हमारे पास जो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एनाइन बना लात मार के कर देगा आपके उसको बाहर। तो आपको फाइनली मिल जाता है क्या? जिसको आप प्यार से बोलते हैं बेंजाइन या फिर बेंजाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिएक्शन कराइए दोबारा से NH2 नेगेटिव के साथ। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या तो ऊपर की तरफ यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, या फिर उल्टा हो जाए नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बताइए, क्योंकि आप डायरेक्टली आपको अटैक कराना है पहले। आपको डायरेक्ट पॉजिटिव बनेगा नहीं, पॉजिटिव जो है वो बनेगा नहीं, डायरेक्टली आपको NH2 का अटैक कराना है, बनेगा नेगेटिव। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ NH2 को भेजें और यहाँ नेगेटिव, या फिर यहाँ भेजें और नीचे नेगेटिव। तो मुझे बताइए ऊपर नेगेटिव स्टेबल या नीचे? सर यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि OCH3 से क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा, और अगर OCH3 से क्लोज हो गया तो कार्ब एनायन को स्टेबिलिटी मिलेगी थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया? बोलिए इसको। यस सर, आइए। अब यहाँ पर आप फाइनली जो H+ था वो लगा दीजिएगा, बस इतना कर लिएगा, खत्म। सो बेसिकली आई थिंक यहाँ अमोनिया अटैक करते हैं ना, अमोनिया ही अटैक बेसिकली यहाँ पर करता है, NH3 पॉजिटिव ये बन जाता है, और फिर इसी का H+ जो है वो आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बना आपका? देखते हैं क्या बना। ये बना है मेटामिथॉक्सी एनिलीन, या नहीं? सर हाँ, मेटामिथॉक्सी एनिलीन है। देखिए आप ये जो टू यहाँ पे बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं, अगर आप इतना समझ गए हैं तो बस सिंपल सा है, ये आया, इस पर से हटा दो भाई पॉजिटिव चार्ज, इधर लगा दीजिए 2, बस बन गया आपका मेटा, और ऊपर हाइड्रोजन आ गया। अब क्या ले? मैं लेता हूँ दूसरा वाला, दैट इज क्या? मेटा ब्रोमो वाला। तो मेटा ब्रोमो वाला मैं लूंगा, तो अब आपके पास अगेन दो ऑप्शन है, एक सेकंड थोड़ा अच्छा बना। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से H निकालिए या तो यहाँ से, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? सर ये वाला जो एनायन बनेगा ना, ये Br का तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, साथ साथ OCH3 का भी होगा, तो ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है। तो पहले स्टेप में आपका जो एनायन है वो यही बनेगा, यही अगर एनायन बना तो यही आपका बेंजाइन बन जाएगा, इसी से लात मार के बाहर कर देगा। मैं थोड़े से स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ जान पूछ कर, क्योंकि यार अब इतना थोड़ी कराएंगे। ये बेंजाइन बन गया, मुझे बताइए ऊपर वाले बेंजाइन और नीचे वाले बेंजाइन में कोई फर्क नहीं हो सकता, तो बताइए ऊपर वाले प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट में कोई फर्क आएगा या नहीं? बोलिए यस। तो सर कोई भी फर्क नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई, मतलब मजा आ गया, तो आप पूरा मैकेनिज्म लिख के समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि यार एनायन की स्टेबिलिटी कहाँ पर कब मैटर कर रही है, कहाँ पर हमने H+ क्यों निकाला, कौन सा निकाला, भाई ऑप्शन ही होता। तो यहाँ पे मैंने ये एरो थोड़ा गलत लगाया यार, ये एरो इस तरीके से निकले। तो बेसिकली मैंने यहाँ दिखा दिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, H+ जा रहे हैं ना, H+ ही जाता है ना, हाँ H+ जा रहा है, तो ये जाए। समझ में आया ना? किसी भाई को कोई डाउट तो बताइए मुझे। नो सर नहीं, किसी और भाई और बहन को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, ये भी हमने देख लिया है। नाउ वी हैव दिस, दैट इज द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आप सभी लोग जानते हैं पिनाकोल है ये आपका जो आपका बेसिकली डायऑल होता है एडजेसेंट पर OH,
अब सबसे पहला ऑप्शन कैटायन कौन सा बना है मुझे बताइए, इस वाले को प्रोटोनेट करा के आप लीव कराएंगे या इस वाले को? सर जहां स्टेबल कैटायन बनेगा, आपने बताया था अनसिमेट्रिकल के केस में जहां स्टेबल, तो बेटा यही बन रहा है स्टेबल, बिल्कुल सही। किसी भी एक को माइग्रेट करा दीजिए, CH3 नेगेटिव आके माइग्रेट होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर इसी का क्या बना दीजिए, कीटोन बना दीजिए, जिसको हम बोलते हैं पिनाकोल। समझ में आया? बोलिए ये सब। मैकेनिज्म लिख देंगे, हाँ सर लिख देंगे। नेम बता देंगे, हाँ सर पिनाकोल, पिनाकोल रिएरेंजमेंट। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं, तो बेटा लो देख लो, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आपको जो है ना स्पून फिटिंग करवा दें। देखो भाई सेम सवाल करा रखा है, दो ऑप्शन थे, किस पर अटैक करवाया, इस वाले पर। क्यों करवाया? क्योंकि ये क्या देगा, स्टेबल कैटायन देगा। सर कैसे स्टेबल देगा आप जरा बताइए। तो बेटा ये C6H5 है, ये बेंजाइल रिंग है, रेजोनेंस में आएगा यहाँ पे कैटायन दो तरफ से, यहाँ वाला जो कैटायन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 अल्फाइज के साथ मजे कर रहा होगा, और यहाँ पर भाई साहब रेजोनेंस के साथ मजे हो रहे होंगे। तो कौन से मजे बढ़िया? सर रेजोनेंस वाले बढ़िया कैटायन के लिए। तो कैटायन को जो है यहाँ से मजे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से क्या चला जाएगा सर, यहाँ से चला जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर आपकी मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी फाइनली यहाँ आ जाएगी। और कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर आप जो पीएच लगा दीजिए, 2 pH लगा दीजिए, फिर आप सबको सेम समझ लीजिए। बस यहाँ पे 2 pH लगा दीजिए और सब कुछ आपको सेम होगा एज इट इज। क्या ये चीज आपको समझ में आई? किसी को भी कोई डाउट जरा सा भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार डिस्कस कर रखा है लेक्चर में, सवालों में बढ़िया तरीके से डिस्कस कर। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है जो कि एक एस्टर है, और बेसिकली क्या बोलूँ उसको मैं, मिथाइल बेंजोएट है ना, हाँ मिथाइल बेंजोएट बोलूंगा प्रोबेबली, क्या इथाइल बेंजोएट, ठीक है नहीं, तो ये सॉरी इसको बोलूंगा मैं फिनाइल इथेनोएट है ना, फिनाइल इथेनोएट बोलूंगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। रिएक्शन AlCl3 के साथ करा रहा है। यहाँ पर यार इसके दो मैकेनिज्म थे जो बात कर रखी है लेक्चर में भी, सवालों में भी, अब भी बात कर रहे हैं। क्या है दो मैकेनिज्म? एक ये कि आपके पास कौन सा लोन पेयर AlCl3 के बाद जाएगा, कौन सा लोन पेयर AlCl3 के बाद जाएगा, दिस वाज द प्रॉब्लम। मेरा लॉजिक था वो ये था कि यार ये वाला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला तो यार दो दो तरफ रेजोनेंस में बिजी है, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर यहाँ भी बिजी। जनरली बुक्स में आपको ये वाला देखने को मिलता है, बट हाँ कुछ बुक्स में आपको जो मेरा तरीका है वो भी देखने को मिलता है। तो मैं बुक के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे या आपके टीचर्स बता दें तो बढ़िया, नहीं तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं, वो भी बताएं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बताए गए हैं। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए वैलिड है क्योंकि वो बुक्स में लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये अटैक कर सबसे पहले AlCl3 का। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर हो जाता है, मतलब इस पर वापस क्या आ जाएगा नेगेटिव। AlCl3 जो है वो न्यूट्रल हो ही रहा होता है कि यहाँ पर बॉन्ड टूट जाता है और ये यहाँ पर अटैक करता है और आपको CH3CO पॉजिटिव मिल जाता है। फिर सिंपल सा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कहां पर, ऑर्थो पर, और आपको जो है वो प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलता है। समझ में आया किस तरीके से अटैक हो? बट दूसरा मैकेनिज्म क्या कहता है, दूसरा मैकेनिज्म कहता है कि डायरेक्ट अटैक कराओ, ठीक है करा है, डायरेक्ट अटैक कराओ और डायरेक्ट ही लीव कराओ। पीछे वाले में क्या होता है, अटैक दूसरे कार्बन से और हमें जो है वो माइग्रेट कराना होता है, माइग्रेट कराना होता है, दो दो तीन तीन बॉन्ड तोड़नी होती है, एक को इधर उधर शिफ्ट करना होता है। बट ये वाला इसलिए क्योंकि ये सिंपल से लगता है, बस एक ही माइग्रेशन करानी है, बट लॉजिकली इट कुड बी रॉन्ग। तो उस चीज का ध्यान रखिए, अपने प्रोफेसर से एक बार बात कीजिए कि वो क्या बोल रही हैं या रही हैं, जो भी टीचर बोले उसके हिसाब से आप लोग फाइनल स्टेप लीजिएगा। मेरे उस पर नहीं है, मैं आपको काम था मेरा दोनों पॉसिबिलिटीज बताना। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई PhD स्कॉलर नहीं हूँ, मैं PhD नहीं कर रहा, मैं कोई मास्टर्स वाला नहीं हूँ, तो आपको पता ही है, इसलिए मैं एकदम बता नहीं सकता कि एक्यूरेटली क्या होगा। बट हाँ ना मैं पेपर बना रहा, ये भी बात है, मैं पेपर भी नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो आप जो है अपने टीचर से पूछिएगा जिनको पूरा एक्सपीरियंस होगा, साल होगा, तो वो मुझे भी बता दीजिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं इसी को तो पूरा करें। फिर सिंपल सा यार इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल फिनोल इधर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैक हुआ, फिर ये H+ गया, वापस कम बैक हुआ, इसका ऊपर आया, फिर फाइनली H+ आ जाएगा और आपका AlCl3 मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर पर ये होता है, अगर लो का तो आपका पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन था नहीं, हीट का रख लीजिए तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट यार ये है आपका क्या है भाई, बहुत बार डिस्कस कर रखा है लेड टेट्रा एसीटेट वाला मैकेनिज्म भी आप सभी लोग देख लीजिए। कोई भी डायऑल हो, पीछे क्या है हमारे पास, यहाँ पर इन की जगह आप HH लगा दीजिए बस, अगर आपको पीछे वाला बनना है। क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आएगा, एक OAC बाहर, OAC बाहर निकल के OAC नेगेटिव बन जाएगा। फिर क्या होगा, जो H+ इस पर H+ चार्ज आने वाला था, क्योंकि सॉरी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता और ये एज H+ अटैक होता, अब ये H+ लूज हो जाएगा और ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा और वो H+ उड़ के आ जाएगा OAC नेगेटिव के पास। नेक्स्ट क्या होगा, सेम चीज होगी, दोबारा OH अटैक करेगा, दोबारा PbOAC पर, एक OAC बाहर, फिर बाहर जाएगा तो क्या होगा OAC नेगेटिव, फिर आपका जो है H+ आ जाएगा। देन फाइनली आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या मिला, आपको 2 मोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, किसके, HCHO के। क्या ये चीज सबको क्लियर हो? कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए, बहुत बार डिस्कस कर रखी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी यार, शॉर्ट ट्रिक यहीं पर बता देता हूँ, ये थी कि यार जितने बॉन्ड तोड़ो उतने OH लगाओ, एक ही बॉन्ड तोड़ो, एक OH लगाओ, एक OH लगाओ, तो एक ही पर 2 OH आ गए, दैट इज नॉट स्टेबल। तो आप क्या कहिए, सिंपल सा जो है पानी निकाल दीजिए। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
तो सबसे पहले क्या होता है यार, एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोनेट हो जाता है अगेन, क्योंकि ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला हमारे पास रेजोनेंस में होता है, ये इधर शिफ्ट होगा, सो दैट्स वाई हमारा प्रोटोनेशन किसका होगा, उसी लोन पेयर का जो अवेलेबल होगा। दैट्स वाई यहाँ पर भी होगा, जैसे सेम केस बताया था ना मैंने, कौन सा ऑक्सीजन डोनेट करेगा लोन पेयर AlCl3 को, सेम यहाँ पर भी लॉजिक लग रहा है, तो इसी वजह से मैं और वो बोल लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ऑक्सीजन चाहेगा किसी तरह से भाई, उसकी सबसे पहले तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई तो वो बहुत खतरनाक तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा कार्बन से, इस पर डेल पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर डेल पॉजिटिव बढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा, बढ़िया सा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑक्सीजन का, इधर आएगा, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारे पास जो अब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, वो यहाँ से चला जाएगा, H+ लूज कर देगा और हमारे इस वाली जगह पर आएगा। अब जैसे ये OH2 पॉजिटिव हुआ, H+ माइनस H++ ये लोन पेयर देखेगा मौका और इस वाले को कर देगा लात मार के बाहर, एंड फाइनली खुद भी लूज कर देगा H+। नाउ अब हमारे पास जो रिएक्शन थी उसको अगर हम इसी की एनालॉगी से देखें, सो दैट वाज, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, क्या है ये हमारे पास, आई थिंक इथेनॉल है और मीथेनॉल और इथेनोइक एसिड, मीथेनॉल और इथेनोइक एसिड, तो मीथेनॉल है हमारे पास और इथेनोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप H+ से करवाएंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास जो है, सॉरी यहाँ नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपका जो है इथेनॉल, दैट इज CH3, और ये जो ऑक्सीजन है ये 18 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ दिस लोन पेयर विल बी डोनेटेड टुवर्ड्स हेयर, एंड ये बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे अगर मैं चलूं, इसका प्रोडक्ट बना दूं नेक्स्ट पेज पर, चलो इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH3 कार्बन, ये OH आ चुका होगा, यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ तो था यार, ऐसे में बोलो, हाँ OH था ना, क्या यार मजाक कर रहे हो तुम भी। यहाँ क्या आ चुका होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 18 वाला जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, और ये CH3, क्या है चीज सबको क्लियर हुई या नहीं। अब इसी का मैं डायरेक्टली हटा के जो है इस पॉजिटिव चार्ज को -H+ और +H+ ट्रांसफर करके इस तक पहुंचा देता हूँ, आ गया। अब ये वाला लोन पे आएगा इधर, चलो भाई लात मार के तुम बाहर, तो आपके सामने बन रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव, और O CH3 18 वाला, तो एट द एंड ये H+ भी लूज हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 18 वाला जो है वो आपके सामने अमर रहेगा। ठीक है जी, ये सब कुछ क्लियर हुआ, तो आई थिंक यही था हमारे पास बेसिक सा। तो और एक चीज हमने शॉर्ट ट्रिक भी देख रखी है कि अगर एस्टेरिफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक आपको बतानी हो तो ये हो कि यार आपका जो OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा, H जो है वो एल्कोहल से जाएगा, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, सेम आपको वही प्रोडक्ट मिल रहा है। और आपकी क्योंकि एसिडिक मीडियम में थी तो हमने एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रेटिफिकेशन रिएक्शन देखी। वो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा कि O18 लेबल्ड मिथाइल अल्कोहल है, बेसिकली 18 जो है वो आइसोटोप दूसरी है। वो चाह रहे थे कि आपको मैकेनिज्म आता भी, आप ऐसे तुक्का मार के कुछ भी डायरेक्ट लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये इससे ये पता लग रहा है कि H+ जो है वो अल्कोहल से जा रहा है और OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहा है, ना कि OH अल्कोहल से जाए। अगर OH से अल्कोहल, सॉरी, OH अगर अल्कोहल से जाता तो मुझे बताइए, अगर OH अल्कोहल से जाता तो क्या ऑक्सीजन 18 वाला भी चला जाता ना, हाँ, तो इसी वजह से इन्होंने ये वाला सवाल दिया। तो ये हमारे पास था स्ट्रेटिफिकेशन वाला मैकेनिज्म भी। तो ये पूरा हो गया हमारा 2023 वाला पेपर। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप मजा आया होगा। जो स्टार्टिंग में बात करी थी उसको जरूर याद रखिएगा कि काफी ज्यादा डिपेंड करता है आगे का प्रोसेस। एक बात आपसे जो शेयर करनी थी वो यही थी। तो फिर मिलेंगे आपसे 2024 के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।